Hello, hello, mic check. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पहले आपको। ये है यूजीसी नेट का फ्री बैच जो चलता है दोपहर को 1 से 2। यूनिट 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 पर हैं और यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। 2 लेक्चर नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मन और प्यूरिटन टू द रोमांटिक एज नॉन फिक्शन हम पढ़ा चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया था, द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन, जिसमें हमने विक्टोरियन नॉन फिक्शन को पढ़ना शुरू किया था। हमने पढ़ना शुरू किया था कि क्या क्या लिखा गया विक्टोरियन एज में नॉन फिक्शन में और किस किस चीज़ों ने उसको प्रभावित किया। सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंज की बात करी, किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा। हमने मोरल और एथिकल कंसर्न्स की बातें करी, हमने साइंस और रिलीजन की बात करी। ठीक, आज हम यहां पर 4th पॉइंट से पढ़ेंगे, प्रोग्रेस एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। इस पर भी विक्टोरियन एज में लिखा गया, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्रेस यानी कि तरक्की और आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का विचार। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप सब अच्छे से जानते हैं एग्ज़ाम आ रहा है यूपीटीजीटी पीजीटी, लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जीआईसी का लेक्चरर का एग्ज़ाम और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम के पीछे जो एक वजह थी कि वो नहीं हो पा रहा था, आहर्ता वाला विवाद जो था, तो वो क्लियर हो गया भैया। वो समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। अब एक और एग्ज़ाम है जो आपका बहुत जल्दी आएगा, और अगर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत टिपिकल सा एग्ज़ाम है लेक्चरर वाला। तो भाई प्री है, मेंस में 2 पेपर हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऑब्वियसली वही कैटेगरी की जॉब है, ठीक है, और कुछ सालों के बाद आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं लेक्चरर बनने के बाद भाई, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसी हिसाब से उसकी मेहनत भी है। फिर बात आती है एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की, तो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आप 9th और 10th क्लास तक को पढ़ाते हैं जेआईसीज़ में, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। 120 क्वेश्चन आपके अपने उसके हैं सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन का जीएस आता है। तो शुरू कर दीजिए तैयारी। और हम आपको ये कई बार बता चुके हैं कि लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की तरह बिहेव नहीं करता है। एक विवाद था, वो सुलझ गया। अब एक डेट आएगी कि इस तारीख को एग्ज़ाम है तो इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। टाइम वो देते नहीं 2-3 महीने से ज़्यादा का। तो एलटी ग्रेड की अगर तैयारी आप कर रहे हैं और आप एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल लग जाइए बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ठीक, एलटी ग्रेड का हमारे पास कोई बैच अभी फ़िलहाल नहीं है लाइव। अभी जब हम वापस आ जाएंगे, ठीक है, 15-17 नवंबर के आसपास, तब उसके बाद शायद कुछ बनाएं। लेकिन अभी एक रिकॉर्डेड बैच है एलटी ग्रेड का हमारे ऐप पर। इफ़ यू वांट टू join that particular batch, so you can download our app from Google Play Store and enroll in that particular course। LT Grade Recorded Batch के नाम से वो ऐप पर मौजूद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेस एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन को। प्रोग्रेस इन एम्पायर। देखो, मैनी विक्टोरियंस वर डीपली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। बहुत सारे विक्टोरियंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते थे, बहुत ही आशावादी थे आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को लेकर कि देखो अब हमें तरक्की करनी है। बिलीविंग दैट इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वुड लीड टू अ बेटर सोसाइटी। बहुत सारे विक्टोरियंस को ये लगता था कि ये जो औद्योगिक एडवांसमेंट हो रहा है, ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है हमारे देश में, ये दिस बिलीफ एक्सटेंडेड टू ब्रिटेन्स कॉलोनियल एक्सपेंशन। अब इस बिलीफ ने ब्रिटेन के कॉलोनियल एक्सपेंशन को बढ़ाया। इन्होंने भैया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा देश कब्जाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, ये रुके नहीं। विद नॉन फिक्शन वर्क्स जस्टिफाइंग द सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नॉन फिक्शन राइटर्स ने इन रचनाओं ने जस्टिफाई किया कि ये जो ब्रिटेन जगह जगह जाकर देशों पे कब्जा कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, ये ठीक है,
क्योंकि ये मिशन है हमारा, हम सिविलाइज कर रहे हैं इन लोगों को। हम भारत गए क्योंकि भारत के लोग सिविलाइज नहीं, असभ्य हैं, हम उन्हें सभ्य बनाने पहुंचे थे। हम इजिप्ट गए क्योंकि वो असभ्य लोग थे, हम उन्हें सभ्य बनाने पहुंचे थे। हम नाइजीरिया गए क्योंकि वह सभ्य था, उन्हें सभ्य बनाने पहुंचे थे। ठीक है, तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से इंस्पायर थे भाई ये लोग। दूसरा पॉइंट है इसमें डिबेट्स ऑन सिविलाइजेशन। विक्टोरियन नॉन फिक्शन ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन्ड व्हाट इट मेंट टू बी सिविलाइज्ड। विक्टोरियन नॉन फिक्शन राइटर्स ने बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन किया कि सिविलाइज होने का क्या मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, साम्राज्यवाद के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल हायरार्कीज के कॉन्टेक्स्ट में और रेशियल थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में। गोरों को लग रहा है कि हर सांवला आदमी असभ्य है ना। These discussions often reflected the colonial attitudes of the period। ये डिस्कशन जब आप इन रचनाओं में पढ़ते हैं तो वो कॉलोनियल एटीट्यूड को दिखाते हैं जो उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर समाई हुई थी कि वी आर सुपीरियर, वी आर ब्लू ब्लड, वी आर सुपीरियर देन एनीबडी। ठीक है, जिसका रंग गोरा नहीं है वो हर उस आदमी से सुपीरियर है। ठीक है, और अगर किसी समुदाय के अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो भाई वो तो बर्बाद कर देता समाज को पूरा। फिर उसमें हर आदमी के अंदर कीड़े नजर आते हैं उस आदमी को, इनको हर आदमी में कीड़े नजर आते थे। ठीक है, अब उसका खामियाजा भुगतेंगे अगले 101 सालों में। ठीक है, बट विक्टोरियन एरा में वो बहुत प्रोमिनेंट था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एजुकेशन एंड लिटरेसी। जी हाँ, नॉन फिक्शन जो लिखा जा रहा था उसमें एजुकेशन और लिटरेसी पर भी लिखा जा रहा था। जैसे एक्सपेंडिंग एजुकेशन एक फैक्टर है। एज एजुकेशन बिकम मोर एक्सेसिबल, अब देखो एजुकेशन विक्टोरियन एरा में ज्यादा एक्सेसिबल हो गई। एलिजाबेथन एज तक तो भाई पढ़ ही नहीं सकता था आम आदमी, यूनिवर्सिटीज थी नहीं, वो तो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए थी। अब चीजें बदली, यूनिवर्सिटीज में आम लोग एडमिशन लेने लगे, स्पेशली टू द मिडिल एंड वर्किंग क्लासेस। देयर वाज अ सर्ज इन नॉन फिक्शन राइटिंग्स ऑन पेडागॉजी। इसी वजह से एक सर्ज देखने को मिला नॉन फिक्शन राइटिंग में, पेडागॉजी पर लिखा जाने लगा, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लिटरेसी, अलग अलग टॉपिक पर लोग लिखने लगे। एजुकेशन रिफॉर्म वॉज अ मेजर थीम। एजुकेशन रिफॉर्म एक मेजर थीम थी। विक्टोरियन सॉ इट एज एसेंशियल फॉर सोशल मोबिलिटी, क्योंकि विक्टोरियंस ही मानते थे कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सोशल मोबिलिटी के लिए और मोरल डेवलपमेंट के लिए। तो एजुकेशन से रिलेटेड पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र पर काफ़ी कुछ नॉन फिक्शन विक्टोरियन एरा में लिखा गया है। फिर है सेल्फ हेल्प लिटरेचर। अभी तो बहुत ज़्यादा उसमें है चर्चा में, और बहुत सारे लोग जो किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो लिटरेचर के कीड़े हैं, वो सेल्फ हेल्प की किताबें ही पढ़ते हैं सिर्फ, वो फिक्शन नहीं पढ़ते। ठीक है, वो हैरी पॉटर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो वो सेल्फ हेल्प बुक ले लेते हैं 4-5, ठीक है, एटॉमिक हैबिट टाइप, और उसी को पढ़कर वो अपने आप को रीडर समझते हैं। तो वो जो इस तरह की किताबें छपती हैं उसकी जो नींव है वो विक्टोरियन एरा में पड़ी हुई है, जो रिफ्लेक्टिंग विक्टोरियन वैल्यूज़ थी, सेल्फ रिलायंस की, इम्प्रूवमेंट की। द बुक्स ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल सक्सेस बिकम पॉपुलर। ये किताबें बड़ी पॉपुलर हो गई। शेपिंग द कल्चरल इथोस ऑफ द टाइम, वो उस जमाने के कल्चरल इथोस को शेप कर रही थी किताबें, आज भी छपती हैं बहुत। सिक्स्थ है रियलिज्म और डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, नॉन फिक्शन जो विक्टोरियन एरा में लिखा जा रहा था उसमें रियलिज्म पर लिखा गया और उसमें काफ़ी सारे इतिहास को डॉक्यूमेंट भी किया गया। ठीक, कैसे सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। विक्टोरियन नॉन फिक्शन ऑफन एम टू प्रोवाइड आ रियलिस्टिक, जो विक्टोरियन नॉन फिक्शन थे, ठीक है, राइटिंग थी, उसका उद्देश्य प्रायः होता था कि वो एक रियलिस्टिक, अनवार्निश्ड, बिना सजावट के अकाउंट पेश करे, इतिहास पेश करे कंटेम्प्रेरी लाइफ का। तो सीधे सीधे इतिहास लिखते थे बिना किसी सजावट के, बहुत ही रियलिस्टिकली एकदम। राइटर्स डॉक्यूमेंटेड द हार्श रियलिटीज, राइटर्स ने कई हार्श रियलिटीज को डॉक्यूमेंट किया, अर्बन पॉवर्टी जैसे शहरी गरीबी, वर्किंग कंडीशंस के बारे में लिखा, एंड द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का जीवन है उसके बारे में लिखा। गिविंग वॉइस टू सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों को आवाज दी, दैट वर ऑफन इग्नोर्ड इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, वो सामाजिक मुद्दे जिनको प्रायः पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इग्नोर कर दिया जाता था। फिर एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन भी हुआ, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स ऑफ द एज। ये जो ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल ट्रेंड थे विक्टोरियन एरा के, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है।
विक्टोरियन नॉन फिक्शन वॉज ऑफन एम्पायरिकल इन नेचर। जो विक्टोरियन नॉन फिक्शन था वो नेचर में एम्पायरिकल था। एम्पायरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस से आता है। विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन, राइटिंग इस तरह से की जाती थी कि ऑब्जर्वेशन पर फोकस होता था, डाटा कलेक्शन होता था, फैक्ट बेस्ड आर्गुमेंटेशन पेश किया जाता था, खासतौर से इन वर्क्स डीलिंग विद साइंस एंड सोसाइटी, खासतौर से ऐसी रचनाएं जिसमें साइंस एंड सोसाइटी की बात हो रही हो। ठीक है, तो एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन पर बड़ा जोर था राइटिंग पर। ऐसे कोई कुछ भी नहीं ठेल दे रहा था, फैक्चुअल बात हो रही थी, डाटा कलेक्शन हो रहा था बाकायदा, और उस पर आधारित चीजें लिखी जा रही थी, ऑब्जर्वेशंस पर आधारित। ठीक है, चलिए अब कुछ की फैक्ट्स और कुछ ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट कल्चर। विक्टोरियन एरा में प्रिंट कल्चर का हमने एक्सपेंशन देखा। बेहतरीन मशीनें आ गई थी प्रिंटिंग की, ठीक, और प्रिंटिंग आसान हो गई थी बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी का बूस्ट हुआ था उस वजह से। लोगों के पास पैसा आया था, जहां पहले शहर में एक प्रिंटिंग मशीन होती थी, अब वहां पर 30-30, 40-40 प्रिंटिंग मशीनें हैं। ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया था प्रिंटिंग, थोड़ा सस्ता हो गया था प्रिंटिंग। ठीक है, द विक्टोरियन पीरियड सॉ एन एक्सप्लोजन इन प्रिंट मीडिया। विक्टोरियन पीरियड ने एक्सप्लोजन देखा प्रिंट मीडिया का, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स। कई न्यूज़पेपर्स छपे, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स आने लगी, बुक्स आने लगी, विच मेड नॉन फिक्शन एक्सेसिबल, जिसने नॉन फिक्शन को बहुत ही एक्सेसिबल बना दिया था ब्रॉडर ऑडियंस के लिए। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडिल क्लास। भैया मिडिल क्लास का एक इन्फ्लुएंस था। विक्टोरियन एरा से पहले एरिस्टोक्रेसी होती थी, कुलीन वर्ग, और एक लोअर क्लास होती थी, आम नागरिक होते थे। मिडिल क्लास था नहीं। जब मिडिल क्लास पनपा, यह पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो गुलाम थे देश, वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ नई चीज़ बन रही है, फिर उसे बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, वो फैक्ट्रीज मिडिल क्लास के लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो पैसा आ गया मिडिल क्लास के पास। अब जब पैसा आता है तो ज़रूरतें बढ़ती हैं। पैसा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए फ्रिज, पैसा नहीं तो मैं क्यों जाऊँगा मूवी देखने। अब मेरी जेब में पैसा तो मैं मूवी भी देखने जाऊँगा, अब मेरी जेब में पैसा मैं प्ले भी देखने जाऊँगा थिएटर में, है ना। तो अब उनकी कुछ ज़रूरतें थी लिटरेचर को लेकर। ठीक है, अब तक मिडिल क्लास किताबें नहीं पढ़ रहा था, अब पैसा तो किताबें पढ़ेगा, तो अब वो चाहता है ऐसी कहानियाँ जो उसके संदर्भ में फिट बैठती हूँ। वो क्यों पढ़ेगा अरिस्टोक्रेसी के बारे में, भैया उसे नहीं जानना प्रिंसेस की लव स्टोरी, उसे जानना है फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के की लव स्टोरी, है ना। तो वो इन्फ्लुएंस जो था मिडिल क्लास का। द ग्रोइंग विक्टोरियन मिडिल क्लास, अब विक्टोरियन मिडिल क्लास बढ़ रहा था। शेप्ड मच ऑफ द एराज नॉन फिक्शन, इसने नॉन फिक्शन को बहुत ज़्यादा शेप किया इस एरा के। विद अ फोकस ऑन प्रैक्टिकल, राइटर्स बहुत ही फोकस करते थे प्रैक्टिकल और मोरल और रिफॉर्मिस्ट कंसर्न्स को लेकर, दैट रेजोनेटेड विद देयर वैल्यूज, जो उनके मूल्यों से रेजोनेट करता था, जो मिडिल क्लास से संबंधित था। पब्लिक डिबेट्स, जी हाँ, नॉन फिक्शन राइटिंग वॉज ऑफन यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट्स। नॉन फिक्शन राइटिंग का इस्तेमाल एक प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता था, पब्लिक डिबेट्स के लिए। ऑन कंटेंशियस इश्यूज लाइक, कई कंटेंशियस इश्यूज पर बातें होती थी, जैसे वुमेन्स राइट्स, द रोल ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिफ्लेक्टिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द टाइम। ये दिखाता है कि उस जमाने में जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी इंग्लैंड की, वो बढ़ रही थी। ठीक है, लोकतंत्र की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो रहा था लोगों का। ठीक है, Victorian non-fiction serve as a rich reflection of the era's intellectual and social upheavals. Victorian non-fiction literature जो है वो एक रिफ्लेक्शन है उस ज़माने के बौद्धिक और सामाजिक उथल पुथल का। कैप्चरिंग बोथ इट्स ऑप्टिमिज्म, नॉन फिक्शन में राइटर्स ने उस ज़माने के आशावाद को भी लिखा, उस ज़माने की एंजाइटीज़ के बारे में भी लिखा जो फ्यूचर को लेकर थी इस दौर के लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया विक्टोरियन एज की बात। अब इसके कुछ मेजर नॉन फिक्शन राइटर्स पढ़ लेते हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज में लिखा है। पहला नाम है थॉमस कार्लिल। जिक्र कर चुके हैं हम इसका यूनिट 1 में, आपसे डिटेल में पढ़ाया था थॉमस कार्लिल हमने, आपको अगर याद हो, है ना। अब इन्होंने कुछ नॉन फिक्शन भी लिखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इनका एक सटायरिकल और फिलोसफिकल वर्क है सार्टर रिसार्टस 1836 का। अ सटायरिकल एंड फिलोसफिकल वर्क, ये एक सटायरिकल और फिलोसफिकल वर्क है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें वो बात कर रहे हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के नेचर पर। यूजिंग द मेटाफर ऑफ क्लोथ्स, इसमें वो क्लोथ्स का मेटाफर यूज करते हैं टू एग्जामिन द सुपरफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ।
आधुनिक जीवन के नकलीपन को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, बहुत प्यारा लेख है। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपको फिलॉसफी में तो दैट्स फॉर यू, ठीक है, यू कैन रीड इट। इसके अलावा इनका पास्ट एंड प्रेजेंट है, 1843 में लिखा था, ये क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिटिसिज्म है ये जो असर पड़ रहा था औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विक्टोरियन एज पर, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कॉलिंग फॉर अ रिटर्न टू मोर स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसमें वो कॉल करते हैं कार्लिल कि भैया जो ज्यादा आध्यात्मिक मूल्य थे हमारे उसकी तरफ वापस लौटो। बहुत हो गई फैक्ट्री वैक्ट्री भैया। सिग्निफिकेंस, कार्लिल्स राइटिंग्स चैलेंज द मटेरियलिज्म ऑफ द विक्टोरियन एज। अब विक्टोरियन एज में मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया था, भौतिकवाद बहुत आ गया था, लोग गाड़ियाँ खरीदने लगे थे और फ्रिज खरीदने लगे थे लोग, ठीक है, और वॉशिंग मशीन्स आ गई थी बहुत, ठीक है, हद तक, तो स्क्रीन्स आ गई थी, ठीक है, तो लोगों की भौतिक ज़रूरतें बढ़ रही थी, वो उसको चैलेंज करते थे, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर अ मोरल एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, वो कहते थे कि आप नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से रिन्यू हो भाई, किन चक्करों में पड़ रहे हो। ही क्रिटिक द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो क्रिटिसाइज करते थे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ रही थी उसको, बिकमिंग अ वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, और वो एक आवाज़ थे विरोध के, डिसेंट की वॉइस थे, विरोध की आवाज़ थे। उन्हें पसंद नहीं था कि ये जो मॉडर्निटी, आधुनिकतावाद बढ़ रहा है विक्टोरियन समाज में, उसका एक डीह्यूमनाइजिंग पहलू भी है, वो उससे नफरत करते थे, क्योंकि इंसान की कोई कीमत नहीं थी इंडस्ट्री में, आज भी नहीं है, ठीक है। बॉस चाहता है बस उसका काम हो 9 से 5, ठीक है, और ये हकीकत है। दूसरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, मेजर वर्क्स हैं इनके नॉन फिक्शन के, ऑन लिबर्टी 1859 में लिखा था इन्होंने। डिफेंस इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ऑन लिबर्टी लेख में जॉन स्टुअर्ट मिल किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आज़ादी को डिफेंड करते हैं, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, खास तौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट को, कि कोई आदमी कुछ भी बोल कुछ भी लिख सकता है, फ्रॉम सोसाइटल एंड गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, उसमें ना तो समाज अड़ंगा डाल सकता और ना सरकार अड़ंगा डाल सकती। ऑन लिबर्टी, ये बिल्कुल एरियोपैजेटिका की तरह है जो मिल्टन लिख कर गए थे। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख है, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, PYQ है UGC नेट का, ये 1863, नाम याद रखिए, यूटिलिटेरियनिज्म 1863 में लिखा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्या था इसमें? promotes the ethical theory that actions are right। इसमें ये एक एथिकल थ्योरी देते हैं, एक थ्योरी गढ़ी है इन्होंने, जिसमें वो कहते हैं कि एक्शंस हमेशा सही होते हैं इफ दे बेनिफिट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अगर उसमें ज्यादातर लोगों का भला हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार ने एक एक्शन लिया कि कोविड आया है और हम अपनी 100 करोड़ जनता को वो लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, ठीक है, सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि भैया देखो लगवानी पड़ेगी। अब उन 100 करोड़ में लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उसमें हमने देखा कि उस वैक्सीन के बाद लगभग 99 करोड़, ठीक है, और 50 लाख, 99.5 करोड़ लोगों को राहत मिली कोविड से, लोगों की जानें बची। लेकिन 50 लाख लोगों में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले कि कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, कि किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ, जो किसी की क्लॉटिंग हो गई जैसा हमने सुना। तो वो जो एक्शन था, अब देखो उन 50 लाख लोगों के नज़रिए से देखोगे तो यार ये तो बहुत गलत किया सरकार ने, मार दिया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया ना, लोग रो रहे हैं। मिल बोलते हैं कि देखो वो एक्शन ठीक था क्योंकि उससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का तो भला हुआ, भले ही कुछ लोग उसमें भला नहीं ले पाए, उनका नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी, इसे एथिकल थ्योरी बोली थी इन्होंने, ये एक एथिकल थ्योरी दी थी इन्होंने अपने इस लेख में, ठीक है। बस इसको इसी एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं। गुड आफ्टरनून किरण। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा था 1869 में, ये भी PYQ है UGC नेट का। आर्ग्यूज फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं को। एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, महिला के अधिकारों की बात करी। एट अ टाइम वन सच व्यूज वर रेडिकल, उस जमाने में जब इस तरह के कानून रेडिकल माने जाते थे, भाई महिलाओं के अधिकार की बात कर रहा है, पागल हो गया ये आदमी, मतलब अजीब निगाहों से देखते थे ऐसे इंसान को जो महिला के अधिकारों की बात करता था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टुअर्ट मिल्स वर्क्स वर सेंट्रल टू द लिबरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो उदारवादी बौद्धिक परंपराएं थी
विक्टोरियन एरा की, उसके ये सेंट्रल फिगर थे, बहुत ही लिबरल आदमी थे। ही शेड मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इन्होंने जो मॉडर्न आइडियाज़ थे आज़ादी को लेकर वो गढ़े, डेमोक्रेसी को लेकर विचार गढ़ा, जेंडर इक्वालिटी की बात करी, इन्फ्लुएंसिंग बोथ पॉलिटिकल थॉट, इस आदमी ने पॉलिटिकल थॉट को भी इन्फ्लुएंस किया और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी। तीसरा आदमी मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है, वी ऑल नो हु इज़ ही। मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो इनका एक नॉन फिक्शन वर्क है बहुत प्यारा, कल्चर एंड एनार्की, पढ़िएगा कभी, बहुत प्यारी रचना है, 1869। एडवोकेट्स फॉर द रोल ऑफ कल्चर, इसमें वो कल्चर की भूमिका को एडवोकेट कर रहे हैं और रोल ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन द ओवरकमिंग सोशल कियोस एंड मटेरियलिज्म, ये जो सामाजिक अराजकता मची हुई है और जो भौतिकवाद फैला हुआ है उसके बीच में, वो कहते हैं कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है समाज का। तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, बहुत ज़रूरी हैं तीनों चीज़ें। लिटरेचर एंड डॉगमा, बहुत ही प्यारा लेख है, बहुत ही प्यारा लेख है। कल्चर और एनार्की से ज़्यादा पसंद है हमें ये लिटरेचर एंड डॉगमा। डॉगमा बोलते हैं कट्टरपंथ को, ठीक है, कूड़ मगजता, ठीक है। नो आरती, ऑब्वियसली आई मस्ट हैव शेयर्ड वहाँ पर, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए और वो सेक्शंस होते हैं ना, वीडियो शॉर्ट्स, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट है एक बनी हुई, तो उस प्लेलिस्ट में फिर सारे वीडियोस होंगे डे 1 से लेकर डे 52 तक, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर लीजिए प्लेलिस्ट का, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है प्लेलिस्ट, ठीक है, तो फिर मुझे कल बताइएगा, मैं आपको फिर टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। तो लिटरेचर एंड डॉगमा, डॉगमा बोलते हैं रूढ़िवादिता को, ठीक है, कट्टरपंथ को। डिस्कसेस द नीड फॉर अ मोरल फ्रेमवर्क, यहाँ पर वो एक ज़रूरत को डिस्कस करते हैं आर्नोल्ड। आर्नोल्ड कहते हैं कि हमें ज़रूरत है एक मोरल फ्रेमवर्क की, इन अ टाइम व्हेन ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स आर बीइंग चैलेंज्ड, ऐसे समय में जब पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को, ठीक है, चैलेंज किया जा रहा है। तो मतलब आसान भाषा में अगर हम इसे समझाएं तो मैथ्यू आर्नोल्ड ये कह रहे थे कि आप ना एक फ्रेमवर्क बना दो, नैतिक फ्रेमवर्क, कि देखो आप जब कुछ लिखेंगे ना लिटरेचर में तो इतनी मॉरलिटी तो रखेंगे, ठीक है, इससे इधर उधर जाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस, आर्नोल्ड्स एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड एजुकेशन, आर्नोल्ड का जो ये एम्फेसिस था कल्चर और एजुकेशन पर, प्रोवाइडेड अ काउंटर बैलेंस टू द इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल फोकस ऑफ द टाइम, उसने काउंटर बैलेंस दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल और मटेरियल फोकस को उस जमाने के। तो लोगों का फोकस तो भाई इंडस्ट्री पर था और मटेरियल पर था, भौतिकवाद पर था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको थोड़ा सा बैलेंस किया कि यार थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, रिलीजन, इनका भी ध्यान रखो। ही आर्ग्यूड फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमैनिटीज, उन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि ह्यूमैनिटीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और मोरल डेवलपमेंट की है टू अ बैलेंस एंड जस्ट सोसाइटी। अगर आपको एक बैलेंस्ड और न्यायवादी समाज बनाना है तो आपको ह्यूमैनिटीज और मोरालिटी का ध्यान रखना होगा। और विक्टोरियन एरा के काफ़ी सारे राइटर्स को लगता था, इंक्लूडिंग मैथ्यू आर्नोल्ड, कि उस जमाने के लोग मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को भूल रहे थे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बड़ा नाम चार्ल्स डार्विन, नॉन फिक्शन राइटिंग में इससे बड़ा नाम, इससे फेमस नाम विक्टोरियन एरा में कोई नहीं है। इस आदमी ने भाई चर्च की चूल्हे हिला दी कसम से, कि ऐसे हिलाया चर्च को और रिलीजन को विक्टोरियन एरा में इस आदमी ने अकेले, कि ऐसा लगने लगा था कि शायद मार दिया जाएगा, असैसिनेशन हो जाएगा। हुआ, ठीक है, लोगों ने बहुत बुरी बुरी चीज़ें की चार्ल्स डार्विन के साथ, ठीक है। कभी अलग से कभी मौका मिलेगा चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ाने का तो कोशिश करेंगे कभी पढ़ाने की, वैसे तो है नहीं आपके सिलेबस में, बट व्हाट अ लाइफ ही हैड चार्ल्स डार्विन, और व्हाट अ इम्पैक्ट ही हैड ऑन विक्टोरियन एरा, मतलब कमाल कमाल कि
अच्छा, आई डिडंट मतलब मुझे अभी याद नहीं मैंने क्या पढ़ाया लास्ट में। अगर नहीं नहीं वर्ड्सवर्थ तो पढ़ाया था मैंने, आई थिंक पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया मैंने, याद है। आई थिंक वो जो आपको वो लेक्चर नहीं मिला ना 7th, आई थिंक तो उसी में होगा। बट आई रिमेंबर बहुत अच्छे से, शैली का तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, बट वर्ड्सवर्थ मैंने डिटेल में पढ़ाया है पोइट्री में। तो मेरा यही वो रहेगा कि आप उसे देखते रहो, डे वाइज कहीं ना कहीं टकराएगा वर्ड्सवर्थ आपको, ठीक है। तो पढ़ाया है, मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया है। चलिए, हाँ जी, तो हम चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे थे। अब इनकी जो ये रचनाएं हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, इसमें उन्होंने भैया प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में बात बताई कि जन्म कैसे हुआ, जीवन कैसे आया दुनिया में। इंट्रोड्यूसेस द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है बंदर से इंसान बनने की, वो उन्होंने इसमें दी। नेचुरल सिलेक्शन की बात करी। फंडामेंटली आल्टरिंग द वे ह्यूमंस अंडरस्टूड बायोलॉजी, इन्होंने फंडामेंटली उन तौर तरीकों को बदल दिया, ठीक है, जो ह्यूमंस बायोलॉजी की समझ थी इंसानों की, उसको चेंज कर दिया। इंसानों को लगता था एडम आया, ईव आया, उसके बाद सारे इंसान आए। ये कह रहे नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसे हिल गया समाज ये पब्लिश होने के बाद। यू वेलकम आरती, थैंक यू। बस आप इसको, इन वीडियोस को, उन नोट्स को शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ, बता दीजिएगा कि भाई ऑरिएंट इंस्टीट्यूट पर फ्री क्लास चल रही है यूजीसी नेट की, दैट विल बी इनफ फॉर मी, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब एक और किताब थी इनकी, द डेसेंट ऑफ मैन, ये भी बहुत 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 अच्छा लेख है इनका, 1871, एक्सपेंसिव इवोल्यूशनरी थ्योरी टू ह्यूमन बीइंग्स। वो थ्योरी ऊपर दी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। अब इस वाली में इसको आगे बढ़ाया बात को और इंसानों तक आए, डिस्कसिंग ह्यूमन ऑरिजिन्स, इंसानी ऑरिजिन्स की बात करी, ठीक है। इन्होंने ही वो सारी बातें बताई हम लोगों को कि सबसे पहले जन्म जो है वो बंदर से इंसान का हुआ और वो अफ्रीकन महाद्वीप में हुआ, ठीक है। वहाँ से फिर लोग आगे बढ़े, हम सब सेम डीएनए शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आप पता नहीं से कैसे ले रहे हैं 2024 में, लेकिन 1871 में एक ऐसा धड़ा है समाज का जिसे लग रहा है कि वी आर स्पेशल, ठीक है, हम अलग हैं, हमारा ब्लड ज्यादा प्योर है। ये जो सांवले लोग हैं भारतीय, ये जो काले लोग हैं अफ्रीका के, ये तो बहुत खराब हैं, ये तो असभ्य लोग हैं। ये आदमी कह रहा है कि हम सबकी उत्पत्ति सेम है। तो वो सारा का सारा जो बिलीफ सिस्टम था समाज का, इनके समाज का, ठीक है, इंग्लिश सोसाइटी का, वो ऐसे ऐसे थरथरा के काँप रहा है। तो उन्होंने ह्यूमन ऑरिजिन्स की बात करी, इसमें मोरालिटी की बात करी, सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इनका। डार्विन्स वर्क्स revolutionized science and had profound social and philosophical implications. डार्विन की रचनाओं ने साइंस को, भाई साइंस के अंदर क्रांति कर दी और इसका एक बहुत प्रोफाउंड सामाजिक और फिलोसफिकल इम्पैक्ट पड़ा। हिज आइडियाज चैलेंज रिलीजियस व्यूज ऑफ क्रिएशन, अब इनके विचारों ने जो धार्मिक व्यूज थे क्रिएशन के कि एडम और ईव बने, उसको चैलेंज किया। इन्फ्लुएंस डिबेट्स ऑन ह्यूमन नेचर पर डिबेट होने लगी, सोसाइटी पर डिबेट होने लगी, एथिक्स पर डिबेट होने लगी, स्पार्किंग इंटेंस इंटेलेक्चुअल एंड पब्लिक डिबेट। इस आदमी ने आग लगा दी, ठीक है, एक इंटेंस बौद्धिक और पब्लिक डिबेट की। लोग बहस कर रहे हैं आपस में, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि 500 600 फिलोसफर एक साथ एक हॉल में बैठकर बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर। बहस हो रही है लोगों के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, कि नहीं डार्विन गलत कह रहा है, हमारी किताबों में ठीक लिखा है, ठीक है। फिफ्थ नाम जो है हमारे पास वो है जॉन रस्किन का, ये भी बहुत बड़ा नाम है नॉन फिक्शन राइटिंग में, विक्टोरियन एरा में। मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो मॉडर्न पेंटर्स 1843 से 60 तक लिखा, ठीक है। इसको ये डिफेंस था ऑफ द रोल ऑफ आर्ट एंड मोरल एंड सोशल इंप्रूवमेंट। तो इन्होंने डिफेंड किया कला को, ठीक है। कहा कि कला की एक भूमिका है, एक मिनट दीजिएगा ना।
सॉरी। तो इसमें उन्होंने कला की भूमिका को डिफेंड किया कि कला की एक भूमिका है मोरल और सोशल इंप्रूवमेंट में। अगर आप सामाजिक सुधार चाहते हैं, नैतिक सुधार चाहते हैं, तो कला की उसमें एक भूमिका है। एडवोकेटिंग फॉर अ कनेक्शन बिटवीन आर्ट, नेचर एंड सोसाइटी, इन्होंने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया कि एक कनेक्शन स्थापित करना चाहिए हमें कला, नेचर और सोसाइटी के बीच में। इसके अलावा इनकी एक रचना और है, अनटू दिस लास्ट 1860, क्रिटिसाइजेज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसमें उन्होंने जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था उसको क्रिटिसाइज किया, प्रमोटिंग एथिकल इकोनॉमिक्स, एथिकल इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया कि एक ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें सबका ख्याल रखा जाए, ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी कि अगर आप कोई इंडस्ट्री चला भी रहे हैं तो आपकी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है। ऐसे नहीं कि आपने फैक्ट्री लगा ली और उस फैक्ट्री का सारा मल जो है वो आप नदी में फेंक रहे हैं और उस नदी से लोग जो है वो पानी भी पी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उन्होंने इस संदर्भ में की। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, रस्किन वॉज अ की फिगर इन विक्टोरियन सोशल थॉट। रस्किन एक की फिगर थे विक्टोरियन सोशल थॉट में। यूजिंग आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इन्होंने कला का और एस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया एज अ लेंस थ्रू विच टू क्रिटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। और कला के जरिए और एस्थेटिक्स के जरिए इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, जो कि बहुत यूनिक है। इनके अलावा शायद किसी ने नहीं किया है इस तरह से। हिज आइडियाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल रिफॉर्म, इनके विचारों से सामाजिक सुधार हुए। इन्फ्लुएंस किया इन्होंने कई मूवमेंट्स को, कला के और क्राफ्ट के, एंड लेटेस्ट सोशलिज्म, और बाद में सोशलिज्म को, समाजवाद को भी। ठीक है, सिक्स्थ नेम जो हमारे पास आता है वो है थॉमस हक्सली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। और इनकी मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो मैंस प्लेस इन नेचर 1863, वर्क के नाम से पता लगता है कि क्या बात कर रहे होंगे इसमें ये। ठीक है, आदमी की जगह नेचर में। आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस लाइक ऑल अदर स्पीसीज, इसमें वो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि इंसान बाकी दूसरी प्रजातियों की ही तरह आर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ इवोल्यूशन, वो लॉज ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं, वो भी उसी में विद्यमान हैं, हम अलग नहीं हैं। इवोल्यूशन और एथिक्स, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने एक बहस का मुद्दा छोड़ दिया था एवोल्यूशन का, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज का। अब उसमें इन्होंने भी हाथ धोए। इन्होंने एक लेख लिखा इवोल्यूशन एंड एथिक्स करके 1893 में। एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एवोल्यूशन एंड मोरल वैल्यूज, इसमें उन्होंने एक रिश्ते को एग्जामिन किया कि एवोल्यूशन और मोरल वैल्यूज के बीच में क्या रिश्ता होता है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ब्रॉडर डिबेट ऑन साइंस एंड रिलीजन, इनका एक योगदान है, इस लेख का एक योगदान है कि इन्होंने एक ब्रॉडर डिबेट को जन्म दिया साइंस और रिलीजन के बीच में। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो हक्सली वॉज अ पिवटल फिगर इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है ये आदमी, इसने पॉपुलराइज किया था साइंस को, स्पेशली इन डिफेंडिंग डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। खासतौर से इन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की उसको डिफेंड किया था कि डार्विन इज राइट, एडम और ईव नहीं आए हैं इस दुनिया में, पहले बंदर आया उसके बाद इंसान बना। हिज वर्क्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन साइंस एंड द पब्लिक। इनकी रचनाओं ने बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाई और एक ब्रिज बनाया इनकी रचनाओं ने लोगों और विज्ञान के बीच में। एंड हिज डिबेट्स ऑन एवोल्यूशन हेल्प्ड शेप मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कोर्स, और इनकी एवोल्यूशन पर बहस ने जो मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कोर्स है उसको शेप दिया। सेवंथ नेम जो हमारे सामने आता है वो है जॉन हेनरी न्यूमन। मेजर वर्क्स की अगर बात करें नॉन फिक्शन में तो इनकी एक रचना है अपोलॉजिया प्रो वीटा सुआ 1864, एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्पिरिचुअल। डिफेंडिंग हिज कन्वर्जन टू कैथोलिसिज्म, तो ये इन्होंने रिलीजन चेंज किया, कैथोलिक हुए, उसको डिफेंड करा इन्होंने। एड्रेसिंग द क्राइसिस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एरा, और विक्टोरियन एरा में जो फेथ का क्राइसिस चल रहा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, किस देवता को अपनाएं, किस रिलीजन को अपनाएं, उसके बारे में बात की। इसके अलावा द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी 1852, इन्हीं की एक और रचना न्यूमैन की। एडवोकेट्स फॉर लिबरल एजुकेशन, इन्होंने समर्थन किया कि देखो शिक्षा उदार होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए। आर्ग्यूइंग दैट यूनिवर्सिटी शुड कल्टिवेट इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वर्च्यूज, इन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल और मोरल वर्च्यूज को दिया जाना चाहिए, बौद्धिक बनाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो न्यूमैन्स रिलीजियस राइटिंग्स रिफ्लेक्ट द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ,
इनकी जो रिलीजियस राइटिंग थी वो विक्टोरियन ज़माने का जो वो क्राइसिस था फेथ को लेकर उसको दर्शाता है। साइंस एंड सेक्युलरिज्म इंक्रीजिंगली चैलेंज्ड, क्योंकि साइंस और सेक्युलरिज्म को लगातार चैलेंज मिल रहा था ट्रेडिशनल बिलीफ से। ही वॉज इन्फ्लुएंशियल इन डिबेट्स अबाउट एजुकेशन एंड रिलीजन, ये आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल साबित हुआ डिबेट्स को लेकर, वो डिबेट जो एजुकेशन एंड रिलीजन को लेकर होती थी। प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विचार को प्रमोट किया। दैट कल्टिवेट्स द होल पर्सन, इन्हें लगता था कि यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप करता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डेवलप करता है और मोरली डेवलप करता है स्टूडेंट को। तो वो उस क्षेत्र के, ये उस फील्ड के एक्सपर्ट थे। एट्थ नेम जो हमारे सामने आता है वो है वॉल्टर बेगहॉट। मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो इनकी एक रचना द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867, एनालिसिस द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शनिंग को एनालाइज करते हैं, एस्पेशली द बैलेंस बिटवीन द मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, खासतौर से मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच कैसे बैलेंस बिठाएगा ब्रिटेन, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। और वो बैलेंस धीरे 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 करके इन्होंने बना लिया है, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक बहुत फेमस रचना और है लम्बार्ड स्ट्रीट करके, 1873 में आई थी। एक्सप्लोर्स द वर्किंग्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी वर्किंग्स को लेकर लिखा था, पर्टिकुलरली द मनी मार्केट, खासतौर से मनी मार्केट और सेंट्रल बैंकिंग के बारे में बात की थी। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो बेगहॉट्स द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इनका 1867 वाला, इज स्टिल रेफरेंस टुडे एज अ क्लासिक एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, उसे आज एक क्लासिक मानते हैं कि उसमें एक बेहतरीन ब्रिटिश पॉलिटिक्स को एनालिसिस किया गया है। हिज इकोनॉमिक राइटिंग्स हेल्प शेप मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंस, इनकी इकोनॉमिक राइटिंग्स ने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को, मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम को शेप किया है, इन्फ्लुएंसिंग बोथ पॉलिसी, इनकी रचनाओं ने दोनों चीज़ों को प्रभावित किया, पॉलिसी मेकिंग को भी और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर। नाइन्थ नेम हमारे पास आता है हैरियट मार्टिन्यू, ठीक है। मेजर वर्क्स की बात करें तो सोसाइटी इन अमेरिका 1837, ये एक सोशोलॉजिकल स्टडी थी अमेरिकन सोसाइटी की, डिस्कसिंग इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी, जेंडर, स्लेवरी। इसके अलावा इलिस्ट्रेशंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1832 से 1834 तक लिखी थी, एक सीरीज थी ये, दैट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरीज, इसमें इन्होंने कई कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है एक्सेसिबल स्टोरी टेलिंग के जरिए। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो मार्टिन्यू इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट। हर वर्क्स वर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग अर्ली फेमिनिस्ट थॉट, इनकी रचनाओं ने जो शुरुआती फेमिनिस्ट थॉट है उसको जो है वो शेप किया। क्रिटिकिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इन्होंने सोशल इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। शी वॉज ऑल्सो अ की फिगर इन द अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि who among them is associated with abolitionistic movement, तो इनका नाम याद रखिएगा। and contributed significantly to social reform debates. These writers along with their significant works, ये writers और इनकी जो शानदार रचनाएं हैं help to define Victorian intellectual life, इन्होंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है इंटेलेक्चुअल लाइफ को जो विक्टोरियन एरा की थी, by addressing critical social, political and scientific issues of their time, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में कई क्रिटिकल मुद्दों को उठाया है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या साइंटिफिक हो। Their influence extended far beyond the Victorian era, इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ विक्टोरियन एरा तक सीमित नहीं था, वो कई सदियों तक आगे तक महसूस किया गया। शेपिंग मॉडर्न थॉट इन एरियाज, इन्होंने मॉडर्न थॉट को शेप किया कई एरियाज में, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, फिलॉसफी में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, एजुकेशन में। विक्टोरियन एरा के जैसा नॉन फिक्शन एक्सेप्ट मॉडर्न एज नहीं लिखा गया किसी भी एज में, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में तो खैर बहुत अच्छा लिखा गया है नॉन फिक्शन, अभी भी लिखा जा रहा है बहुत अच्छा, बट या चलिए अब मॉडर्न एज का नॉन फिक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो विक्टोरियन एज का कंप्लीट कर लिया, मॉडर्न एज का पढ़ लेते हैं, ये हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे, कल क्लास है आपकी, कल मैं क्लास लूँगा, है फ्राइडे बट आई विल टेक
यू वेलकम अनीशा।